प्यारे बच्चों, आई एम अनिल कुमार शाह, योर एसेट टीचर। आज आपको राजनीति शास्त्र के सेकंड लेसन संघवाद के बारे में बताएंगे। सबसे पहले संघवाद क्या है, उसकी परिभाषा। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं। जैसे भारत एक संघ है, यहाँ शासन में एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। तो ये तीन स्तरों के ऊपर होता है, तो इसे हम संघवाद कहते हैं। तो परिभाषा क्या बताएंगे? ऐसी शासन व्यवस्था, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, वो संघवाद है। भारत एक संघ है क्योंकि यहाँ शासन तीन स्तरों के ऊपर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब संघवाद की मुख्य विशेषता है, देखो मुख्य विशेषता तो एक विशेषता ये होगी कि शासन के विभिन्न सदन होते हैं, ठीक है। जिसमें दूसरी विशेषता शक्तियों का बंटवारा। देखिए संघ में जो शक्तियां होती हैं, काम करने की पावर्स होती हैं, उनका बंटवारा हो जाता है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती हैं और कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों के पास होती है। अतः हम संघ में शक्तियों को बांट लेते हैं। और संघ की विशेषता क्या होगी? लोगों की आज़ादी और गरिमा बनी रहती है, क्योंकि संघ में जो सरकारें हैं वहाँ लोगों को स्वतंत्रता की आज़ादी, वोट की आज़ादी, चुनाव लड़ने की आज़ादी, तो हर प्रकार की आज़ादी और गरिमा बनी रहती है। लोगों को अधिकार कर्तव्य मिले होते हैं। संघ में लोगों को मौलिक अधिकार, कुछ मूल कर्तव्य भी होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। ये संघ की विशेषताएं हैं, क्योंकि संघीय ढांचा जनता के ऊपर केंद्रित होता है और प्रत्येक सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप ही शासन करती है। यही संघवाद है, यही विशेषता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे यहाँ तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये सूचियां क्या है, इनका क्या उद्देश्य होता है, इन्हें क्यों बनाया गया? देखो संघ सूची में कुल विषयों की संख्या है 97। जिन विषयों के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को होता है। राज्य सरकारें उसके अंदर कोई कानून नहीं बना सकती। जिनके अंदर विषय हैं बैंकिंग, डाक, तार, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, सेना, ठीक है, अर्थात केंद्र सरकार की सभी नौकरियां, वो केंद्रीय सूची के विषय हैं। इस प्रकार इस 97 विषय हैं जो हमारे संघ सूची में आते हैं। अब राज्य सूची। राज्य सूची में विषयों की संख्या आजकल 62 है, ठीक है। विषयों याद को 66, पहले 62। इसमें 62 में कुछ विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। पहले 66 विषय थे, अब 62 रह गए हैं। 4 विषय समवर्ती सूची में बढ़ा दिए हैं। अब इन पे केवल राज्य सरकार ही नियम बना सकती है, जैसे कृषि, पुलिस, वाणिज्य, बिजली, ये राज्य सूची के विषय हैं। इन पे राज्य सरकार ही कानून बनाती है, केंद्र सरकार का इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। संवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है, 52, जिन पर नियम या कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है। इनमें कौन कौन से विषय हैं? इनमें विषय है विवाह, तलाक, गोद लेना, शिक्षा, ये संवर्ती सूची के विषय हैं। इन पे दोनों ही सरकारें नियम बना सकती हैं।
लेकिन यदि एक ही विषय को लेकर के दोनों सरकारों ने नियम बना दिया तो केंद्र का नियम लागू होता है, राज्य का नहीं होता है। तो ये संवत की सोच है। कुछ विषय ऐसे थे जब संविधान बना उस समय नहीं थे, जैसे इंटरनेट था। ऐसे विषयों को हमने अवशिष्ट शक्तियों में डाला, अभी वो किसी सूची में शामिल नहीं होते हैं। ये तो होगी हमारी 3 सूचियां, संघवाद उसकी विशेषता। अब आता है संविधान में संशोधन, और जो 73वां संविधान संशोधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। तो देखिए, हमारे यहाँ संविधान में जो संशोधन किए गए हैं उनकी अनेक प्रकार से व्याख्या होती है। कुछ विषय तो ऐसे हैं जिन पे केवल संसद ही साधारण बहुमत से संशोधन कर रही है। कुछ ऐसे हैं जिन पे राज्यों का भी सहयोग लेना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं कि जिन पे संसद 2/3 बहुमत से निर्णय करती है। तो 73वें संविधान संशोधन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, नियमित चुनाव 1992 से पहले हमारे देश में चुनाव कराने की कोई समय सीमा नहीं थी। स्थानीय निकायों के चुनाव, ग्राम पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला स्तर के, इनके चुनाव थे अनिश्चित थे, कभी भी हो सकते थे। 1992 के संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया गया कि हर 5 साल के बाद इन तीनों सत्रों के चुनाव कराने अनिवार्य हैं। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष परिस्थितियों में 6 महीने चुनाव आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति सामान्य है तो 5 वर्ष के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को सीटें आरक्षित 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय निकायों के चुनाव के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए कि इन स्थानों के ऊपर रोटेशन प्रणाली के अनुसार निकायों में चुनाव। महिलाओं का आरक्षण अगली विशेषता है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1/3 स्थान स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया था। 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। उन सीटों के ऊपर केवल महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ राज्य चुनाव आयोग का गठन 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया जो राज्य के स्थानीय निकायों के संस्थाओं के चुनाव करवाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। वित्तीय स्वायत्तता 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय सरकारों को यानी कि कुछ स्वायत्तता दी गई धन संबंधी कि वो 25 लाख रुपए तक का कार्य अपने हिसाब से अपने स्तर पर करवा सकते हैं। इससे अधिक के कार्य के लिए इन्हें जो है अधिकारियों से अनुमति या परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए। अब आता है भारतीय विधान पालिका में भाई महिलाओं की क्या स्थिति है। देखिए, भारतीय विधान पालिका में महिलाओं की स्थिति बड़ी शोचनीय है, बड़ी दयनीय है, क्योंकि वहाँ आज तक भी 10% से अधिक महिलाओं की भागीदारी नहीं हुई है, क्योंकि अनेक राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट देने में आनाकानी करती हैं। वर्तमान लोकसभा में भी महिलाओं की संख्या मात्र 76 है। तो ऐसी स्थिति में हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की विधान पालिका में महिलाओं की संख्या या स्थिति जो है नाम मात्र है। उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि महिलाएं राजनीति में आगे रहें। केवल स्थानीय सरकारों में ही 33% चुनाव आवश्यक नहीं है, बल्कि विधान पालिकाओं में भी 33% सीटें आरक्षित होनी चाहिए।
इसके लिए सरकार के द्वारा प्रावधान किए जाते हैं। महिला आरक्षण विधेयक राजनीतिक दलों की आपसी खींचातान की वजह से आज तक पारित नहीं हो सका है। यदि वो पारित हो जाए तो महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है। अब प्रश्न है कि भारत की भाषा नीति क्या है? देखिए, भारत 8वीं अनुसूची में भारत की भाषा नीति को परिभाषित किया गया है, लिखा गया है कि भाई भारत एक संघ होगा और जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, अधिकांश लोग इस पक्ष में थे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि देश की 40% से अधिक जनता हिंदी बोलती है। इंग्लिश बोलने वालों का ग्राफ नाम मात्र का है, 0.02%। बहुत ही कम संख्या में लोग बोलते हैं। अतः राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाने के ऊपर उत्तरी भारत के अधिकांश नेता सहमत थे, लेकिन दक्षिण भारत के नेता, जिनमें टी कृष्णाचार्य प्रमुख थे, उन्होंने ये कहते हुए हिंदी का विरोध किया कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, लादी जा रही है, हम हिंदी नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा के अंदर विरोध उत्पन्न हो गया और संविधान सभा के नेता थोड़े भयभीत थे, कुछ डरे हुए थे, क्योंकि धर्म के नाम पर देश का विभाजन पहले हो चुका था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 राष्ट्र बन गए थे। उनको ये डर था कि कहीं भाषा के नाम पर देश का एक और विभाजन ना हो जाए, तो उस विभाजन को टालने के लिए उन्होंने मध्य मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाया। इसके अंतर्गत उन्होंने हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान अर्थात 22 भाषाओं के अंदर देश का कामकाज हो सकता है। इसके ऊपर वो चले और हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और ये कहा गया कि आने वाले समय में 1965 तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देंगे, लेकिन ये आज तक भी संभव नहीं हो सका है। जो सरकार राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास करती है, कोई ना कोई इसका विरोध कर देता है। तो आज हिंदी देश की राज्य भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा है। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसके अनुसार देश में कामकाज होता है। देश का कोई भी नागरिक उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, जो कि स्वर मान्य होंगी, सबको मान्य होगी। ये थी भारत की विदेश नीति, भाषा। और भाषा नीति के साथ साथ हमारी अनेक नीतियां हैं जो संघवाद को आगे बढ़ाती है, जिसमें विदेश नीति भी है, लेकिन क्या आपके सिलेबस से बाहर है, इसको मैं बताऊंगा। अब आपको इस चैप्टर में कौन कौन से पर्सन करने हैं वो आपको बताओ। वो पर्सन आप लोग सर्वप्रथम आपका है संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। राज्य सूची पर एक नोट लिखें, संघ सूची पर एक नोट लिखें और समवर्ती सूची पर एक नोट लिखें। 73वें संविधान संशोधन की अलग मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अर्थात 1992 के अंदर जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके मुख्य प्रावधान या उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत की विधायिका में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, भारत की भाषा नीति की विवेचना कीजिए। धन्यवाद।